हेलो बच्चों। आज हम लोग एनिमल किंगडम के वीडियो नंबर 6 की बात करने वाले हैं ना। और कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स आप देखते जा रहे हैं, वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 5 तक जिसको हमने अपलोड किया है, उसमें हमने ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में ऑलरेडी बात की है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। देखो, हर वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक बार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद दिला देता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, सो दैट कि आप हर बार उसका रिवीजन करना ना भूलें। हाँ, और इस वीडियो लेक्चर में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिलेंगे जो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो आप हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के साथ जितनी भी बातें बताई गई हैं उसको आप मेमोराइज करें, उसको आप याद रखें, सो दैट कि एग्ज़ाम में जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आपके लिए ये फ्रूटफुल हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक और हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 मिनट का आपसे टाइम लूंगा कि हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी तक देखे ना। हमने देखा क्या? हमने देखा हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ना। दूसरा जो है वो हमने क्या देखा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हमने देखा क्या? बॉडी प्लान। चौथा हमने देखा क्या? चौथा हमने देखा सिमेट्री। पांचवा हमने देखा सीलोम। छठा हमने देखा जर्म लेयर। सातवां हमने देखा जर्म लेयर के बाद फिर हमने देखा क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने ढेर सारे पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं, खास करके जनरल फीचर्स को लेकर के ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। अब हम आगे आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को इसमें ऐड करने वाले हैं ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 में। और यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिनका काम ही है, जिनका प्राइमरी वर्क जो है वो क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट का है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और देखो, जैसे ही बात आती है कि आप रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि कौन कौन से वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं। और अगर आप कौन कौन से मटेरियल की बात करते हैं, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि इसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स हमारे लिए तो बने ही हुए हैं। तो फिर हम अलग से किस सिस्टम की बात करने वाले हैं जिसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर रखेंगे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो कहाँ पर क्या है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि फूड वेस्ट, ठीक है ना, तो आपने एक सिस्टम पहले से पढ़ा हुआ है और वो सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर कि हम लास्ट में इजेशन की बात करते हैं ना, लॉस ऑफ फीसेस। ठीक है ना, फूड वेस्ट को आप क्या कहते हैं? फीसेस कहते हैं, और उनके लॉस की बात तो आप कर ही रहे हैं। तो वो क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। दूसरा कि जब आप बात करते हैं रिमूवल ऑफ स्वेट ना, जब आप बात करते हैं स्वेटिंग की, तो उस कंडीशन में जो स्वेट ग्लैंड से जो स्वेटिंग हो रही है, लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स खास करके जो एक्सेस अमाउंट में है, तो वो क्या आपके लिए एग्जैक्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। तो आप ऐसे समझिए कि जितनी सारी चीजों की बात हमें, लीवर भी जो होता है उनके पास भी कैपेबिलिटी होती है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट की। ठीक है, अलग अलग किस्म के वेस्ट को वो एक्सक्रीट करते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं, अच्छा लंग्स जो होता है उनमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह बिहेव करने की क्षमता होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल गैस है वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं उस एक्सक्रीशन का एक्चुअल मतलब क्या है। देखो, हमारे पास दो तरीके के वेस्ट होते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक को कहा जाता है क्या? एक को कहा जाता है प्राइमरी वेस्ट और दूसरे को कहा जाता है क्या? सेकेंडरी वेस्ट। सो हम जिस वेस्ट की बात यहां पर करने वाले हैं वो हमारा प्राइमरी वेस्ट है, न कि सेकेंडरी वेस्ट। सेकेंडरी वेस्ट की बात जब हम करेंगे तो सेकेंडरी वेस्ट में ही स्वेट भी आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं, फूड वेस्ट भी आते हैं, लीवर से जो डिटॉक्सिफाई किए हुए मटेरियल होते हैं उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, बायोकेमिकल वेस्ट जो होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर सेकेंडरी वेस्ट। लेकिन हम एक्सक्लूसिवली बात अभी करेंगे किसकी? प्राइमरी वेस्ट की। और प्राइमरी वेस्ट की जब आप बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी वेस्ट जो होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? नाइट्रोजीनस
वेस्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जब आप नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करते हैं, सो नाइट्रोजिनस वेस्ट कहां से आते हैं? सो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से आते हैं। अमीनो एसिड का जब ब्रेकडाउन होगा, जब उनकी मेटाबॉलिज्म होगी, नाइट्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं अमीनो एसिड के। यही अमीनो एसिड के जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं? उन्हीं को आप नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, और उसी को आप क्या कहते हैं? प्राइमरी वेस्ट कहते हैं ना। सो नाइट्रोजिनस वेस्ट में बेसिकली 3 अलग अलग किस्म के वेस्ट की बात आप करते हैं। एक जो होता है वो क्या है आपका? अमोनिया है। दूसरा जो है वो क्या है आपका? यूरिया है। और तीसरा जो है वो क्या है? यूरिक एसिड है। इसके अलावा आपके पास क्रिएटिनिन है, हिपायूरिक एसिड है ना, तमाम ऐसी बातें आपको मिलेंगी। लेकिन जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो आपके पास क्या है? यही 3 है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के सेटलमेंट पर ना, उनके वेस्ट के रिमूवल पर आपने ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के फॉर्म में डिवाइड किया है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिमूव करते हैं एज अ वेस्ट, उसको आप क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। जो यूरिया को एज अ वेस्ट सिक्रीट करते हैं या रिमूव करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। और जो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं एज एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं ना। तो आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जान सकते हैं जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, या जब मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, तो वहां पर अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें होंगी, अलग अलग फाइलम के विषय। हालांकि मैं आपको कुछ बातें जो है वो यहाँ पर जरूर बताऊंगा। बट हम आते हैं पहले अपने मेन मुद्दे पर। और हमारा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात करते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है? इसको आप कहते हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहते हैं आप इसको? प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं ना। और ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? वो होता है किडनी। सो किडनी और उनसे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो सब जो होते हैं वो मिला करके कलेक्टिवली नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो बेसिकली जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें तो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम अवेलेबल है। बट जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे फाइलम से बिलोंग करते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते। हाँ, बॉडी का कोई हिस्सा या बॉडी का जो सेल है ना, सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन का निर्माण हो जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल्स ना। तो पहले तो हम सिलसिलेवार तरीके से ना, वन बाय वन मैनर में पहले तो फाइलम की स्टडी करेंगे और उनके एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करेंगे ना। सो जब आप एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करते हैं तो आपके पास पहले मैं फाइलम के चार्ट को ना प्रिपेयर कर दे रहा हूं आपके लिए, और उसी के फॉर्म में आप उसको आसानी के साथ सीख सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? इनवर्टिब्रेट फाइलम में आपके पास क्या है? पॉलीफेरा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं या जब भी आप सिस्टम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको शुरुआत में ही ना फाइलम से रिलेटेड जितने भी टाइप के ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं उस पूरे ना सिस्टम के लिए, वो सारे के सारे आपको दोबारा से पढ़ने होते हैं ना। तो आप एक बार अगर इसको ध्यान से याद कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए ही इसको याद कर लेंगे, और उससे जो सवाल पूछे जाएंगे, उससे जो एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, उससे फिर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली ना। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहला जो है वो क्या है? पॉलीफेरा। दूसरा जो है वो क्या है? सिलिंड्रेटा। तीसरा जो है वो क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। चौथा जो है उसको हम लोग कहते हैं स्कैलमिन्स, या इसी को हम लोग कहते हैं निमैटोड या निमैथेल्मिन्स, जो आप कहना चाहें। उसके बाद बात आती है एनिलिड्स, जिसको आप सेगमेंटेड फॉर्म भी कहते हो। उसके बाद जो होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना। आर्थ्रोपोड्स में फिर वही बात आती है, आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग क्लासेस हैं और सारे क्लासेस में अलग अलग किस्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे ना। तो मैं थोड़ी सी जगह ज्यादा ले ले रहा हूं उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं किसके? मोलस्का की। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर इकाइनोडर्म की।
यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उसके बाद इकाइनोडर्म की। थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ लाइट्स की इकाइनोडर्म्स की, और फाइनली जो होता है वो क्या बना हुआ है, वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। फाइनली जो बना हुआ है वो क्या है, वर्टिब्रेट्स। सो इतने सारे फाइलम की स्टडी आपको करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन देम, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सबसे पहले बात हम करते हैं पॉरीफेरा की, ठीक है ना। और जब आप पॉरीफेरा की बात करेंगे तो यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर कोई दूसरा ऑर्गन तो प्रेजेंट हो नहीं रहा, तो यहाँ पर आप सिंपल तौर पर ध्यान में रखेंगे, इसको कहते हैं जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है ना। सिलिंग ग्रेड का टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कुछ बहुत बदलने वाला है नहीं। तो यहां पर भी आप क्या लिखते हैं, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है ना। सो दो चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो गई, जनरल बॉडी सरफेस के तौर पर आपने इसको कंसीडर किया है ना। उसके बाद जो आप बात करते हैं जानेंगे वो है आपका प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस जो होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है फ्लेम सेल, ध्यान में रखेंगे, या इसी को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस। निमेटोड्स में जाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, रिनेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, रिनेट सेल कहते हैं। एनिलिड्स की बात आप करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात आती है आर्थ्रोपोड्स की। देखो ध्यान देना, आर्थ्रोपोड्स को लेकर के थोड़ी सी बातें आपको सीखनी है। देखो सबसे पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्टेशियंस कहते हैं। तो बताया क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो क्या है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है। ये कैसे नेचर के होते हैं, एक्वाटिक नेचर के होते हैं, और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होते हैं ग्रीन ग्लैंड, नहीं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं कॉक्सल ग्लैंड, इनके पास प्रेजेंट होते हैं ग्रीन ग्लैंड, ठीक है ना। या इसी को आप कहते हो क्या, एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, एंटीना लाइक होता है। सो आप इसको लिखते हैं क्या, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, ना। तो ये आप ध्यान देंगे, आर्थ्रोपोड्स में क्रस्टेशियंस की बात आती है। दूसरा जो है वो है आपका क्या, वो है आपका मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स एंड इंसेक्ट। और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं मल्फीडियन ट्यूबुल या मल्फीडियन सिस्टम प्रेजेंट होता है ना। तो आप ये भी ध्यान देंगे कि अगर आप मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स का मतलब होता है मिलियंस ऑफ लेग वाले, ठीक है ना। सेंटीपीड्स का मतलब होता है 100 ऑफ लेग्स वाले। वो हम लोग कहते हैं ना राम जी का जो घोड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राम जी का घोड़ा या राम जी का चेहरा, या फिर आप कनगोजर जिसको आप कहते हैं ना, मिलियंस ऑफ लेग्स आपको मिल जाए। कहा जाता है कि कनगोजर का एक टांग ही टूट गया तो क्या होगा ना, ये जनरल परसेप्शन है हमारा ना। खास करके वैसे लोग जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसे बहुत है ना, उनके बारे में हमारे लिए एक ना टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अपने ना घरों में, कि मान लो कि उनका कोई चीज़ भुला गया, ठीक है ना, भूल गया, और उसकी कीमत मान लो लाखों में भी है, लेकिन वो करोड़ों कमाते हैं, तो आप कहते हो कि कोई बात नहीं है, कनगोजर का एक टांग ही टूट गया तो क्या अंतर पड़ता है ना। तो ये मुहावरा भी है हमारे लिए, सो आप ध्यान में रखेंगे। और इंसेक्ट तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद बात आती है क्या, इसके बाद बात आती है अरेक्निड्स की। आपको बताया अरेक्निड्स में क्या आते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कॉक्सल ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड ना। तो आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी, अब बात आती है मोलस्का की। और याद रखें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वीवीआई है। इसको कहा जाता है ऑर्गन ऑफ भोजानस। क्या कहते हैं आप इसको, ऑर्गन ऑफ भोजानस, ऑर्गन ऑफ भोजानस कहते हैं ना, ऑर्गन ऑफ भोजानस कहते हैं। थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है ना। क्या कहते हैं आप इसको, ऑर्गन ऑफ भोजानस कहते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास इकाइनोडर्म्स है। देखो इकाइनोडर्म्स में कोई ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी
आप इकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप ट्यूब फीट का इस्तेमाल करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइनली किडनी मौजूद होते हैं ना। सो हमारे पास ओवरऑल जब आप पूरे सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो आपको कम से कम एक चीज तो जरूर पता चल रहा है कि अलग अलग फाइलम में अलग अलग किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो एग्जैक्टली पाए जा रहे हैं। और वो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, तो बहुत सिंपल है, इसको आप याद करेंगे ही, ठीक है ना। और याद करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप इसको ढंग से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप ही याद रहेगा ये। जैसे जब आप पॉलीफेरा की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गन तो बेसिकली हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, जनरल बॉडी सरफेस की ना, बॉडी की जो सरफेस होती है, सेल की जो सरफेस होती है, वहीं से रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात आप करते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या है, सिलिंड्रेटा है, ना। जब आप बात करते हैं सिलिंड्रेटा की तो सिलिंड्रेटा में क्या प्रेजेंट होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस ही होते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद बात आती है प्लैटीहेलमिन्थेस। अब यहाँ से एक्सक्रीटरी ऑर्गन का अपना अपना नाम है, ठीक है ना। सो जब आप बात करते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस की तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप बात करते हैं स्कैल्मेंट्स की या फिर आप बात करते हैं निमेटोड्स की, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होता है, उसको आप क्या कहते हैं, रीनेट सेल कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रीनेट सेल कहते हैं। उसके बाद बात आती है एनिलिड्स। एनिलिड्स वो वेराइटी इसको आप सेगमेंटेड वॉर्म भी कहते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको क्या मिलता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है अर्थवॉर्म का, ठीक है ना। सो नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर आप इसका इस्तेमाल होते हुए देखते हैं नेफ्रीडिया का। उसके बाद बात आती है अर्थ्रोपोड्स की। अर्थ्रोपोड्स लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, और यहाँ पर अलग अलग क्लासेस हैं और अलग अलग क्लासेस के अलग अलग किस्म के क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं क्रस्टेशियंस के, क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो क्या है, एक्वाटिक अर्थ्रोपोड है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है, प्रॉन, जिसको आप हिंदी में झींगा कहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, एंटेनरी ग्लैंड कहते हैं ना, ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद बात आती है किसकी, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, इंसेक्ट्स के। मिलीपीड, सेंटीपीड्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्फिजियन ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्फिजियन ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात आती है अरेक्निड्स की। अरेक्निड्स में क्या आते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आते हैं। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि जो हम बात करते हैं क्रैब्स की ना, सो क्रैब्स में भी एक्चुअली क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्फिजियन बॉडी ही प्रेजेंट होता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, मोलस्का की। मोलस्का के कंडीशन में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गन ऑफ बोजानस। याद रखेंगे, ऑर्गन ऑफ बोजानस। ये सवाल ना जाने कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है जब आप अभी नीट के पेपर को बनाने जाएंगे, 23 इयर्स 24 इयर्स जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। जब आप इसको बनाने जाएंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी फाइलम्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मोलस्का है। मोलस्का में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्म्स की। और इकाइनोडर्म्स की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर कोई बहुत बेसिक स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, तो हम बेसिकली ट्यूब फिट को, ठीक है ना, ही मान लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको आप ट्यूब फिट कहते हैं, तो आप उस कंडीशन में ट्यूब फिट को ही एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तरह मान सकते हो। उसके बाद बात आती है किसकी, वर्टिब्रेट्स की। और अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो याद रखेंगे वर्टिब्रेट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, किडनी। अलग अलग किस्म के किडनी का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास ना, लेकिन हम उतने डिटेल्स में फाइलम्स में तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जब आप एनाटॉमी पढ़ने वाले होंगे या फिर जब आप ना स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी को जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। जैसे प्रोटोनेफ्रिक किडनी है, ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी है ना, मीजोनेफ्रिक किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी है ना, तो अलग अलग किस्म के किडनी भी होते हैं, बट आपको अभी उससे लेना देना ज्यादा नहीं है। सो इस तरीके से हम लोगों ने कम से कम जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं, जरा सा मैं ना आपको एक और बात सिखा देता हूँ कि जब हम प्राइमरी एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, जब हम प्राइमरी एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है,
हमारे पास अमोनिया है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, यूरिया है, और हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड है। सो ऑब्वियस ही बात है कि अमोनिया को सिक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म यूरिया को सिक्रीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। नहीं करेगा मतलब बल्क की बात हम कर रहे हैं ना, आप ये भी समझेंगे, ये नहीं कि नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं, हम बात करते हैं बल्क ऑफ मटेरियल्स की ना। तो यहाँ पर अमोनिया है, यूरिया है, और आपके पास क्या है, यूरिक एसिड है। तो जब आप अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैसे ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन रिमूव द अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट, वैसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं, ठीक है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे ना, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, देखो जनरली क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, इसलिए क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए लगभग 350 to 500 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिक, सॉरी 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल के लिए लगभग जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो लगभग 350 to 500 की होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने ज्यादा अमाउंट में वाटर आएंगे कहाँ से। सो वैसे ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में इतने अमाउंट में वाटर बड़े आराम से ना यूजेबल है, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली वाटर में रहने वाले हैं, यानी कि जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। सो चलो आपके पास ऐसे अगर फाइलम वाइज एग्जांपल देखना चाहो तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल आप यहाँ पर सीख सकते हैं ना। जैसे आप बात कर सकते हैं किसकी, पॉरीफेरा की, आप बात कर सकते हैं किसकी, सिलिंट्रेटा की, आप बात कर सकते हैं फिर इकाइनोडर्म्स की, ठीक है ना, आप बात कर सकते हैं फिर बोनीफिश की। देखो फिश के कंडीशन में थोड़ी सी समस्या है कि यहाँ पर दो तरीके के फिश की बात आप करते हैं, एक को कहा जाता है बोनी फिश, दूसरे को कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिश। तो यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिश की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो बेसिकली मेराइन नेचर के होते हैं। हम जब भी बात कर रहे हैं तो बोनी फिश की बात कर रहे हैं, और बोनी फिश जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, अमोनोटेलिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक मोलस्का, जो एक्सक्लूसिवली पानी में रहने वाले मोलस्कास होते हैं, उन सब में भी आपको क्या मिल जाएगा, अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट मिल जाएगा ना। सो आप ऐसे एग्जांपल को भी याद रख सकते हैं ना। सेम कंडीशन क्या है यूरिया की, यूरिया के लिए कहा जाता है कि 50 से लेकर के 75, किसी बुक पे आपको मिल जाएगा 50 से लेकर के 70 या 50 से लेकर के 100 ml ऑफ वाटर की जरूरत होती है फॉर द रिमूवल ऑफ 1, फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करेंगे तो एग्जांपल के तौर पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान देंगे, एग्जांपल के तौर पर अगर आप ध्यान रखना चाहें तो आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं, मोलस्का की बात आप कर सकते हैं, नहीं आप ऐसे करें, सबसे पहले आप बात करते हैं किसकी, एनिलिड्स की बात करते हैं। जब ये किस कंडीशन में पाए जाते हैं, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं ना, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किसकी, उसके बाद बात आती है लैंड मोलस्का की, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किसकी, याद रखेंगे, उसके बाद बात आती है कार्टिलेजिनस फिश की, जिसको आप इलिस्मोब्रैंक भी कहते हैं। यहीं से सवाल पूछा जाता है, इलिस्मोब्रैंक की बात आती है यहाँ पर ना। इसके बाद आप बात करते हैं किसकी, उसके बाद बात आप करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में भी आप किसकी बात कर रहे हैं, इसको ध्यान देना, रेप्टाइल्स में भी आप बात करते हैं एक्वेटिक रेप्टाइल्स की, ठीक है ना। और उसके बाद आप बात करते हैं किसकी, मैमल्स की। याद रखें मैमल्स कोई भी हो, ध्यान देना, मैमल्स कोई भी हो, ये आपको क्या मिलेंगे, यूरियोटेलिक ही मिलेंगे। यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट के तौर पर रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कहता है वेल, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा सबसे पहले कि वेल तो पानी में रहता है, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को कंसीव करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर तो वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, अमोनिया होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैमल्स चाहे वो पानी में रहे, चाहे वो लैंड पर रहे, कहीं पर भी रहते हैं, वहां पर आपको यूरिया ही वेस्ट मटेरियल के तौर पर एक्सक्रीट करते हैं, और यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। उसी तरीके से आप बात करते हैं कैमल की,
ठीक है ना। आप बात करते हैं कैमल की ना, जो कि बेसिकली डेजर्ट में पाया जाता है। आपको लगेगा कि कैमल तो पानी को कम से कम लेता है या स्टोर करके रखता है, तो उस कंडीशन में अमोनिया ना हो करके यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी भले ही वो कम अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करता है एज अ वेस्ट, क्योंकि वो डिजर्ट में है, उसको वाटर कंसीव करने के लिए उनके अपने सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो हमेशा यूरिया ही होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो डेजर्ट मैमल हो, सब के सब जो है वो यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। उसी तरीके से अब आप बात करते हैं यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए मात्र 10 से लेकर के 25 ml ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ठीक है ना। और उस कंडीशन में आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। जैसे आप बात करते हैं इंसेक्ट्स के, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सब के सब यूरिक एसिड के ही रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट। और जितने भी बोर्ड्स होते हैं, ध्यान देना, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब की भी खासियत होती है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट के तौर पर वो किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बात कर सकते हैं लैंड रेप्टाइल्स की, खास करके जो आप वॉल लिजार्ड की बात करते हैं वहां पर भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड है। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे। यहां से भी बड़े सवाल किए जाते हैं। इंसेक्ट चाहे कोई से भी हो, आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटेलिक इन नेचर, और वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यूरिक एसिड को रिमूव करने वाले ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं ना। तो आपके ना ऑप्शन में चार ऑप्शंस होंगे, आपको खोजना है इसमें इंसेक्ट की वैरायटी कौन है। अगर आपको इंसेक्ट नहीं आ रहा है उसमें समझने की इंसेक्ट की वैरायटी कौन सी है, तो बर्ड्स के ऊपर में काम करो, बर्ड्स कौन से हैं, या एक्वाटिक रेप्टाइल्स कौन से, सॉरी लैंड रेप्टाइल्स कौन से हैं, उनके बेसिस पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो मैंने आपको एक और नई बात सिखा दी, एक और नया ज्ञान मैंने आपको दिया इसमें, और ये पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना, तो आप इनके एग्जाम्पल्स को पकड़ करके रखेंगे, एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखेंगे ना। तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी वेस्ट, दोनों से जितने भी सवाल आने चाहिए थे, ठीक है, या जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इसको याद करें, आप इसको मेमोराइज करें और सवाल को बनाने की कोशिश करें, सो दैट कि हम जब सवाल बनाते हैं तो ही हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पर जाकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। सो ये सारी चीजें जो है वो आप जरूर करेंगे। फिर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को ना बेहतर तरीके से परफॉर्म करें ना। पढ़ाई को आप प्राइमरी माने ना, आपकी लाइफ का जो सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या है, वो आपका ना आपकी पढ़ाई है। एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल ना, अपने गोल पर फोकस करें, सो दैट कि आप कुछ बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करके अपने घर वालों को दें। क्योंकि घर वाले जब आपका जन्म होता है तब से लेकर के ना छोटे बच्चे जब आप होते हैं ना, तब से वो इस बात को ना अपने दिमाग में बैठाए हुए रखते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो आगे बढ़ करके मेरा नाम रोशन करेगा ना। और नाम रोशन का मतलब बहुत सिंपल होता है कि उनकी भी आशाएं होती हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, हमारा बच्चा भी जो है वो ना, और भी जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। बट अगर आपने बायोलॉजी ली है तो या तो आपकी पसंद है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, या फिर उनकी पसंद है, आपके घर वालों की पसंद है कि आपको डॉक्टर बनाना है ना, तो आप इस काम में लग जाए एक कंबाइंड एफर्ट के तौर पर, जिसमें आप हूँ, मैं हूँ और आपके घर वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैक्सिमम दे सकूँ, सो दैट कि आप बायोलॉजी को बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा जारी रखें ना। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर के हम उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।